नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां देहरादून से खबर है। कांग्रेस की एक अहम बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा है उसी पर मंथन चल रहा है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो देहरादून में इस वक्त मंथन चल रहा है, एक मीटिंग कांग्रेस की ओर से, जहां खबर यह मिल रही है कि 4 प्रत्याशियों के नाम भी बदले जा सकते हैं। तो टिकट पर जो घमासान मचा हुआ है उसी पर मंथन का दौर चल रहा है। देहरादून में कांग्रेस खेमे में जो खलबली मची है उसी को लेकर एक मीटिंग चल रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 4 प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। इस मीटिंग में हरीश रावत, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। सर नमस्कार, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत एक बाइक लेते हम, 1 आध घंटे का गुजारा निकल जाएगा हमारा। कुछ थोड़ा सा फिटिंग है क्या? टिकट बदलने को कुछ विचार नहीं? कोई विचार नहीं, कहीं कोई विचार। तो सुना आपने कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ क्या कहा हरीश रावत ने। कहते हैं टिकट बदलने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन ये किसी से नहीं छुपा है कि टिकट बंटने के बाद किस तरीके से घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के भीतर। तो अब लगता है उस डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाए, इसकी रणनीति बनकर तैयार करनी है। इसीलिए इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है देहरादून में। तो देहरादून से खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के भीतर घमासान है और अब जब टिकट बंटवारे के बाद से जो हो हल्ला मचा है उसी पर मंथन हो रहा है। खबर तो यह भी मिल रही है कि 4 टिकट पर प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ये जो बैठक चल रही है इसमें हरीश रावत, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। चलिए सिचुएशन समझते हैं, ग्राउंड पे क्या चल रहा है। हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी हैं। विनोद, ये बताइए कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्या? ये मीटिंग कब से चल रही है, क्या जानकारी है? स्नेहलता, देखिए करीब 1 घंटा हो गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बैठक से निकलकर अपने आवास पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तस्वीर उलट पुलट कांग्रेस की दिख रही है और 16 सीटों पर ऐसा घमासान मचा हुआ है जिनको लेकर टारगेट रखा गया है। हरीश रावत ने कहा है कि कुछ सीटें यानी 4 सीटें प्रीतम सिंह को दी गई है, 4 सीटें गणेश गोदियाल को दी गई है, जहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। क्योंकि रामनगर से लगातार रंजीत रावत उग्र हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और करीब 16 सीटें ऐसी हैं स्नेहलता, क्योंकि उन पर विरोध देखने को मिल रहा है। चाहे देहरादून की बात करें, कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल में तमाम कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर विरोध प्रत्याशियों का देखने को मिल रहा है। और ऐसे अंतरकलह ये रुके, इस वजह से ये बड़ी बैठक अभी हालांकि चल रही है। हरीश रावत जरूर इस बैठक से निकले हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हो या फिर गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसी रणनीति में जुटे हुए हैं। आखिरकार जो डैमेज कंट्रोल है उनको किस तरीके से कंट्रोल कर दिया जाए, क्योंकि अब समय कम है, क्योंकि नामांकन करने के लिए अभी 2 से 3 दिन का ही शेष समय है। उससे ठीक पहले लगातार ऐसी 16 सीटों पर घमासान मच रहा है, उसको बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए ये रणनीति चल रही थी। और जैसे कि 16 सीटें हैं, चाहे रामनगर हो, सहसपुर हो या तमाम ऐसी कई सीटें हैं, कोटद्वार हो, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर अभी मंथन कांग्रेस का चल रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सूची अभी दूसरी जारी कांग्रेस की हुई थी उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अंतरकलह और विरोध खुलकर सामने आ रहा था। लेकिन एक बड़ी चुनौती वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि हरीश रावत ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो छोटे भाई हैं। लगता है ये मीडिया पर भी जो बयान दिए जा रहे हैं, बात दिए जा रहे हैं, उनसे बात नहीं बन रही है। अभी 16 सीटों का घमासान तो है, अगर पीछे भी 4 प्रत्याशियों का नाम बदला जाता है उसके बाद कैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी? बिल्कुल इसी सिचुएशन को लेकर स्नेहलता ये बड़ी बैठक आज हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि जो सीटें 16 हैं जिन पर घमासान मचा हुआ है, प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का जो विरोध अंतरकलह खुलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो सहसपुर का वाली बात करें, सहसपुर में तमाम ऐसे पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उस दूसरी तरफ अगर रामनगर की बात करें, रामनगर में रंजीत रावत जो कांग्रेसी नेता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके
चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब हरीश रावत का ऐलान वहाँ पर हो चुका है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी स्ट्रैटेजी को लेकर आज ये बड़ी बैठक थी। तो दोनों नेताओं को टारगेट दिया गया है। प्रीतम सिंह को, ऐसा हो सकता है कि प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको रणजीत रावत को मनाने की कोशिश की गई हो, और जो गणेश गोदियाल हैं उनको, तमाम जो सहसपुर के अलग अलग उम्मीदवार हैं, चाहे कई ऐसे उम्मीदवार हैं, उनको मनाने की कोशिश ऐसी हो सकती है। और 16 सीटों पर जो अंतर्कलह, विरोध कांग्रेस में खुलकर सामने आ रहा है, घमासान मचा है, उसको नामांकन से पहले उसको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर है। अभी बैठक चल रही है, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और भी अन्य जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है इस निजी होटल में पहुँचेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। मीटिंग से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी या आने वाले वक्त के लिए संशय रहेगा? और ज्यादा वक्त भी नहीं है, क्योंकि अब नामांकन की आखिरी तारीख बहुत नजदीक है। विनोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच अगर हम आज की बात करें तो 73वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। राजपथ पे दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। जल, थल, वायु सेना ने भारत की अलौकिक तस्वीर इस तरीके से उतारी जो देखते ही बन रही। जो जल, थल, वायु सेना के जवानों ने किस तरीके से देश के शौर्य का प्रदर्शन किया, और पूरे देश ने इसे देखा। इसके साथ ही आसमान के शानदार करतब को, वायु सेना के शौर्य को देखा हमने, नेवी के जवानों का जौहर देखा हमने, किस तरीके से झांकियां निकली, और सुरक्षा बलों का दमखम हमें थल सेना की ओर से दिखाई दिया। ये तीनों सेनाएं देश के शौर्य का प्रदर्शन करती हुई जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, तो हर किसी भारतीय को गर्व की अनुभूति आज के दिन को याद करने का जो पारंपरिक तरीका है, वैसी तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौजूद होकर जैसे कि रिवाज है, जैसी रस्में हैं, उनकी अदायगी की, क्योंकि देश के गणतंत्र का ये उत्सव है जो हर साल मनाया जाता है। इससे पहले राजपथ पर नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद पीएम ने डिजिटल बुक पर हस्ताक्षर किए। पीएम के साथ वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से वीर मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री ने 2 मिनट का मौन रखा, वीर जवानों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही जो डिजिटल बुक थी उस पर डिजिटल हस्ताक्षर भी किया। ये बेहद अहम रहा। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली से खबर है, जहां 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम ने ब्रह्म कमल की टोपी पहनी हुई थी। उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है ये ब्रह्म कमल टोपी। राजपथ पर ब्रह्मा कमल टोपी पहने प्रधानमंत्री को जब देखा गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस ब्रह्म कमल का फूल जो इस पर बना हुआ था उसका एक गहरा नाता उत्तराखंड से है। ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। पीएम मोदी जब केदारनाथ में पूजा करने पहुंचे थे तब उन्होंने यही फूल चढ़ाए थे। पीएम मोदी ने मणिपुर का स्टॉल भी कंधे पर रख रखा था, जो कि द्योतक है भारतीय संस्कृति का। और इसके अलावा तो देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उत्तराखंड की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। इस झांकी में सिखों के तो उधर 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस दौरान राज्यपाल ने परेड की सलामी ली और इसके साथ ही राज्यपाल ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित नहीं किया गया, जितना अमूमन होता है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का कहना है कि उनका परिवार और उनके परिवार की वो चौथी पीढ़ी है जो लगातार पुलिस की सेवा में है। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होना उनके लिए गर्व की बात है। वहीं एसएसपी एसटीएफ अजय कुमार राज्यपाल से सम्मानित होने के बाद गौरव महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही
सम्मान का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया उन्होंने। लिए विशेष रूप से अत्यंत गर्व का और सम्मान का विषय है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया है। मेरे परिवार के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है, क्योंकि हमारे परिवार की ये चौथी पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के बाद पुलिस की वर्दी पहन के देश की सेवा करती आई है। श्री राज्यपाल महोदय का जो मुझे उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है, इससे मैं बहुत ही गौरव फील कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो मैं स्पेशल टास्क फोर्स में एज अ टीम की जो हम लोग काम करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई अचीवमेंट एक व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, तो टीम वर्क होता है। तो ये मेडल भी मैं अपनी टीम को, साथ ही साथ अपने परिवार को और उत्तराखंड पुलिस के सभी जो हमारे सहयोगी हैं, सभी को मैं डेडिकेट भी करता हूँ कि जिनके सहयोग से एज अ टीम वर्क और मुझे आज ये मुकाम मिला और मुझे गौरव का पल मिला। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में भाजपा दफ्तर पर 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा चुनाव कार्यालय में ध्वजारोहण किया है। तो गणतंत्र दिवस समारोह में सेना, आईटीबीपी, पुलिस, पीएससी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान अलग अलग विभागों की तरफ से अपने शौर्य का परिचय दिया गया। पंजाब से पंजाब पुलिस के जवानों का दस्ता उप निरीक्षक रणजीत सिंह के नेतृत्व में विद्युता सेवा। तो देखिए किस तरीके से तमाम सेनाओं की टुकड़ियों ने अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन दिया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर ये झांकियां कुछ इस तरीके से देहरादून में सजी धजी आगे बढ़ती नजर आई, जिसमें पीएससी और तमाम सेनाओं की टुकड़ियों ने, तमाम ऐसे बलों ने जो कि प्रदेश की सेवा में तत्पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी, अपनी शौर्य को दर्ज कराया इस झांकी के फॉर्म में। तो देख सकते हैं आप देहरादून की ये तस्वीरें। तो जोशीमठ में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। औली में ग्लास हाउस मैदान में प्रधानाचार्य आईजीएसपी शर्मा ने परेड की सलामी ली और इस मौके पर हिमवीरों के योगदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 27 जनवरी को नामांकन भी दाखिल करना है। उससे पहले सीएम धामी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से घर जाकर मुलाकात की, लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान गृह जनपद में सीएम को लोगों का काफी समर्थन भी मिला। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और मैं कल पर्चा भरूंगा, इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों से सभी के बीच में सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी से मिलने के लिए उनके बीच में आया हूं। तो चूंकि झंडारोहण भी आज, चूंकि 26 जनवरी है, महापर्व है हमारा, तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर आज हमने झंडारोहण किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। लाल कुआं सीट पर कांग्रेस में बगावत की खबर है। हरेंद्र बोरा ने महापंचायत बुलाई है। हरेंद्र बोरा पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का दबाव बताया जा रहा है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से हरीश चंद्र दुर्गापाल भी नाराज चल रहे हैं। तो देखिए, टिकट बंटवारे के बाद से ये बगावत के सुर भी तेज होते नजर आ रहे हैं। लाल कुआं सीट पर कांग्रेस से बगावत की खबर मिल रही है, जहां हरेंद्र बोरा ने महापंचायत बुलाई है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का दबाव बताया जा रहा है। टिकट नहीं मिलने के बाद से ये नाराजगी खुल करके सामने आई है। वहीं टिकट नहीं मिलने से हरीश चंद्र दुर्गापाल भी नाराज बताए जा रहे हैं। और उधर चुनाव से पहले कांग्रेस ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाती दिखाई दे रही है। दरअसल हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके साथ ही पुरोहितों के लिए पेंशन योजना भी शुरू करेगी। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा में ब्राह्मण समाज के लोगों की अनदेखी की गई है। कांग्रेस मुख्यालय पर हरीश रावत ने राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा जन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भृगुवंशी पंडित आशुतोष पांडे सहित ब्राह्मण समाज के कई लोगों से
बातचीत करी है और उनको कांग्रेस की सदस्यता भी दिलवाई है। उत्तराखंड में हम पहली पार्टी थे, सरकार थे, जिसने पुरोहित पेंशन प्रारंभ की और भाजपा ऐसा राजनीतिक दल जिसने पुरोहित पेंशन को बंद कर दिया। हम सत्ता में आएंगे तो हमने जिन वर्गों के लिए भी पहले, जिनमें पुरोहित वर्ग भी सम्मिलित है, जो पेंशन निर्धारित की थी उसको फिर से प्रारंभ करेंगे, महंगाई के साथ लिंकअप भी करेंगे, क्योंकि ये जिस ध्येय से पेंशनें दी जाती हैं उस ध्येय को तभी पूरा किया जा सकता है जब हम उसको महंगाई के साथ लिंकअप करने का काम। और पौड़ी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पौड़ी से भाजपा प्रत्याशी हैं राजकुमार पोरी, श्रीनगर से धन सिंह रावत, लैंसडाउन से दिलीप रावत, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, मेरे सामने कौन आता है, कोई ना कोई कांग्रेस की तरफ से आना ही था और मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है कि कौन क्या आता है, क्योंकि जनता, अगर आखिरी निर्णय तो जनता ने करना है। ये निश्चित है कि प्रतिनिधियों के पास धन बल बहुत है, लेकिन मेरे पास जनता का प्यार। औली में बर्फबारी की वजह से एक तरफ सैलानी पहुंच रहे हैं तो वहीं सड़क पर जमी बर्फ सैलानियों की मुश्किल भी बढ़ा रही है। दरअसल सड़क पर बर्फ जम जाने से गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। बर्फ के ऊपर गाड़ियों के टायर फिसल रहे हैं, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर पर्यटन स्थल चोपता में बर्फबारी हो रही है। पिछले 3 दिन से चोपता और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। चोपता में होटल, लॉन्ज, दुकानों की छत पर भी बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। इतना ही नहीं, चोपता में जो हरे भरे पेड़ हैं वो भी बर्फ के कारण सफेद दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ धाम या यहाँ हाईवे की बात कर लें आप, आवाजाही जरूर ठप हुई है, क्योंकि सड़कों की क्या कंडीशन है वो भी आपके सामने है। उधर 4 दिन से बर्फबारी के बाद औली में मौसम साफ हुआ है। इस वजह से सैलानी इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। औली में बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी बड़ी संख्या में औली पहुंचते हैं, लेकिन अब मौसम थोड़ा और खुशनुमा हुआ है। बर्फबारी थमी है लेकिन बर्फ मौजूद है, तो यहाँ पहुंचने वाले लोगों के लिए, खासकर जो स्कीइंग करते हैं, जिन्हें विंटर स्पोर्ट्स पसंद है, ये जगह मिनी स्विट्जरलैंड कही जाती है।